नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम यूपी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के करीबी लोग दिल थाम के बिहार के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। सबको पता है कि अगर चुनाव जरा सा भी चूके, अगर एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, तो फिर योगी जी का पत्ता कट सकता है। बड़ी चर्चा है इस बात की, योगी की जनसभाएं कम की गई हैं केशव मौर्य के कहने पर। और फिर होगा क्या? केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक बिहार के चुनाव के बाद कोई बड़ा खेल करेंगे? अमित शाह क्या करेंगे? और बिहार के चुनाव के नतीजे अगर इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए तो योगी जी के बल्ले बल्ले हो गए। और क्या फिर मोदी जी से कहा जाएगा आप कुर्सी छोड़ दीजिए, बहुत हो गया? अभय दुबे जी के संग बहुत बेहतरीन बातचीत की है, लेके चलता हूँ सीधा अभय दुबे जी के पास। दिल थाम के सुनिए बातचीत को। पहले 4 पीएम यूपी को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अभय दुबे जी के 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में। स्वागत है अभय दुबे जी आपका। बिहार की जंग तेज हो गई और इंडिया गठबंधन ने तो घोषणा पत्र जारी कर दिया। तेजस्वी ने फिर कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी एक कठपुतली की तरह नचा रही है, मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। तो बार बार ये तेजस्वी हमला करके ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, नीतीश तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और रणनीति ये है कि जो नीतीश की तरफ महिलाओं का एक आकर्षण था, वो महिलाएं भी आहत महसूस करें कि बीजेपी ने इस्तेमाल कर लिया। और फिर बाद में नीतीश का जो वोट बैंक है वो गुस्से में आके इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाए। लेकिन लगभग ये तो तय हो गया कि नीतीश अब मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। अब ये चर्चा बड़ी तेज हो रही है कि नीतीश कैंप के लोग लालू कैंप के संपर्क में हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में जड़ें नहीं जमाने देनी है। और लोग अब अभी से ये चर्चा करने लगे हैं कि चुनाव के बाद में 14 नवंबर की रात जब नतीजे आ जाएंगे तो एक तस्वीर ये भी उभर सकती है कि कहीं नीतीश बाबू तेजस्वी को समर्थन ना कर दे। ऐसी चर्चाएं हैं, कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से ये घोषणा पत्र में एनडीए की देरी हो रही है, अमित शाह पे हमला हो रहा है, मैं ये समझ नहीं पाया कि अमित शाह को ये बयान देने की जरूरत पड़ी क्यों थी कि चुनाव के बाद तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। और वहीं से विवाद शुरू हुआ। इस तरह के विवाद पे नीतीश को सीएम के चेहरे ना बनाए जाने को जो विवाद शुरू हो रहा है और पूरे बिहार के चुनाव के घटनाक्रम पे आपका क्या मानना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक खास तरह का खेल खेल रही है वहां पर। उस खेल को हमें समझना होगा। उस खेल में उस खेल को इस तरह खेला जा रहा है कि जो शीर्ष नेतृत्व है, जैसे कि अमित शाह, शीर्ष नेतृत्व इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी हम नहीं बताएंगे, ये हम चुनाव के बाद विधायक बैठकर तय करेंगे। यानी वो साफ कह रहे हैं जो नतीजे आएंगे चुनाव के, जिसके जितने विधायक जीतेंगे वो उसका मुख्यमंत्री होगा। विधायक बैठ के तय करेंगे, उसका यही मतलब होता है। तो जाहिर है कि भाजपा के लोग पिछली बार भी बहुत ज्यादा जीते थे दूसरों से, तो भाजपा ही के मुख्यमंत्री बनेगा। वहां से संदेश साफ है। लेकिन इस संदेश को सुनकर नीतीश कुमार कोई बगावती ख्याल ना दिमाग में पालने लगे हैं और पलटी ना मारने लगे हैं, मारने के बारे में सोचने लगे हैं। इसके लिए दूसरी तरफ से छुटभइयों द्वारा बयान दिलवाए जा रहे हैं और इंटरव्यू दिलवाए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने अभी इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने साफ कहा, सम्राट चौधरी ने, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। भाई, वो भारतीय जनता पार्टी बिहार के पूर्व अध्यक्ष हैं और इस वक्त भी एक बड़ी हैसियत रखते हैं पार्टी के अंदर। अभी दिलीप जायसवाल अध्यक्ष है, लेकिन वो बड़ी हैसियत रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोतरफा खेल खेला जा रहा है। अमित शाह साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तय नहीं है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इसका मतलब यह है कि भाजपा नीतीश कुमार को एक तरह से बीच में रखना चाहती है। न वो इधर के हैं इस वक्त, न वो उधर के हैं। इसी बात पे तेजस्वी यादव ने टिप्पणी की है कि नीतीश कुमार को भाजपा कठपुतली की तरह नचा रही है। और अगर ये बात सही है तो नीतीश कुमार कठपुतली की तरह नाच भी रहे हैं। अब नीतीश कुमार को कम करके आंकना भी भाजपा के लिए कई बार नुकसानदेह साबित हो चुका है। इस बार देखिए नीतीश कुमार क्या दांव मारते हैं। ये मेरे दिमाग में तो एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर 2020 जैसे नतीजे निकले तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत ज्यादा सीटें जीतनी होंगी। इतनी सीटें जीतनी होंगी, अगर भाजपा से ज्यादा ना हो तो भाजपा से कोई कम भी ना हो, इतनी सीटें उन्हें जीतनी होंगी, तभी वो नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जहां तक उनकी पलटी मारने का सवाल है, मुझे यही पक्का यकीन है कि वो महागठबंधन की तरफ चले भी आए, वो मुख्यमंत्री पद उन्हें यहां से भी नहीं मिलने वाला है। वो वक्त निकल गया जब दोनों तरफ की बड़ी पार्टियां, यानी इधर
राष्ट्रीय जनता दल और इधर भाजपा, दोनों नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालायत दिखाई पड़ती थी। इस वक्त उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई भी लालायत नहीं है। सब कुछ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन पर निर्भर है, वरना नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री के तौर पर जो पारी है वो आप उसका अंत मानिए। इस लड़ाई से कि नीतीश कुमार को चेहरे को लेकर जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, इससे क्या एनडीए को फायदा होगा, नुकसान होगा? क्यों किया गया ये? आपको क्या लगता है क्यों किया गया? देखिए, भाजपा के जो रणनीतिकार हैं वो पुरानी सोची समझी गई डगर पर चल रहे हैं। उनका मानना यह है कि भाजपा प्लस नीतीश बराबर जीत। जब अगर भाजपा के साथ नीतीश कुमार होंगे तो समीकरण यही होगा, भाजपा और नीतीश मिलाकर जीत। उसके अंदर चिराग पासवान का, जितन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का छौंक डालना है उस जीत में बस केवल, यानी उनकी जीत की दाल तैयार है। ये तीनों तो उसमें छौंक के बराबर है। उनका मानना है ऊंची जातियां, बिहार के भूमिहार, बिहार के ठाकुर, बिहार के कायस्थ, बिहार के ब्राह्मण, ये चारों भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हमारे जेबी वोटर है, हमसे अलग नहीं कहीं जाने वाले हैं। कुछ खास परिस्थिति छोड़ के कहीं दूसरी पार्टी कोई मजबूत भूमिहार खड़ा कर दे, मजबूत ठाकुर खड़ा कर दे तो बात दूसरी है, वरना मोटे तौर पर पूरे बिहार में इनके वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे। नीतीश कुमार के बारे में मानते हैं कि आमतौर पर महिलाओं की महिलाओं की हमदर्दी उनको प्राप्त है, और दूसरे ईबीसी और कुर्मी जाति के वोट उनकी तरफ रहेंगे। तो ये मिल जाएंगे, और उसके बाद दलित जातियों के वोट, पासवानों के वोट, माझियों के वोट, ये सब मिल जाएंगे तो महागठबंधन की जीत पक्की है, ऐसा वो मान के चल रहे हैं। और उनका मानना यह है कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की जो संभावना है, उस संभावना से घबरा कर भी ऊंची जातियां हर तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगी। उस संभावना से घबरा कर दूसरी अन्य जातियां, अति पिछड़ी जातियां भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगी, एनडीए के साथ रहेंगी, ऐसा उनका मानना है। तो उनके आपस में जो भी काट फांस हो, जो भी टांग खिंचाई हो एक दूसरे की, वो मानते हैं कि इसका उनके चुनावी नतीजों पर कोई असर नहीं होगा। अबे जी, क्या लग रहा है बिहार की जो तस्वीर अभी तक उभर रही है, जो आपने देखा, बिहार का अध्ययन किया, उसमें आपको मोटा मोटा क्या अनुमान लग रहा है बिहार में? भाई देखिए, इस वक्त मेरी निगाह में बिहार में लड़ाई बराबर की है। आप किसी महागठबंधन वाले से पूछेंगे, वो कहेंगे नहीं हम जीतने जा रहे हैं। एनडीए वाले से पूछेंगे कि नहीं हमको बढ़त हासिल है, वो इस तरह की बात करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि लड़ाई बराबर की है। भाजपा को जहां इस बात का भरोसा है कि हमारा जो सामाजिक गठजोड़ है वो काफी मजबूत है, और वो तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के मुस्लिम यादव जो समीकरण है, उस समीकरण के जो प्रतिनिधि हैं तेजस्वी यादव, उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना या अंदेशा जो कुछ भी है, वो भाजपा का जो सामाजिक गठजोड़ है उसको एकजुट रखेगा, कोई भी परिस्थिति हो, ऐसा वो मानते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और कांग्रेस और सीपीआई-एमएल और मदन सैनी की पार्टी, इन सब लोगों का मानना यह है कि हम उसी मर्मस्थल पर प्रहार करेंगे जिसके बारे में सोच के एनडीए में बेचैनी पड़ जाती है, और वो मर्मस्थल है अति पिछड़ा वोट, जो बिहार का 35% वोट है। तो आज उन लोगों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। आप उस घोषणा पत्र की 10 प्रमुख वादे आप उनके सुनिए, तो उससे लग जाएगा कि वो कहां मर्मस्थल पर प्रहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, पहला, अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाया जाएगा, जैसे कि SC/ST एक्ट है। ऐसा आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ है। अति पिछड़ों को वो अधिकार नहीं प्राप्त है कभी भी जिस तरह का SC/ST एक्ट में प्राप्त है। नंबर 2, पंचायत और नगर निकाय चुनाव में ईबीसी के लिए आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया जाएगा। नंबर 3, 50% आरक्षण की सीमा खत्म करने वाला कानून संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जाएगी। नंबर 4, सरकारी नौकरियों में नॉट फाउंड सूटेबल व्यवस्था को खत्म किया जाएगा ताकि किसी योग्य उम्मीदवार को बाहर न किया जाए। नंबर 5, अति पिछड़ा वर्ग की सूची की समीक्षा के लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी। नंबर 6, सभी भूमिहीन ईबीसी, SC/ST और ओबीसी परिवारों को गांव में 5 डेसिमल और शहर में 3 डेसिमल जमीन दी जाएगी। नंबर 7, निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा ईबीसी, ST/ST, ओबीसी बच्चों को मिलेगा। नंबर 8, 25 करोड़ तक के सरकारी ठेकों में वंचित वर्गों को 50% भागीदारी दी जाएगी। राज्य के निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू किया जाएगा। आरक्षण व्यवस्था की निगरानी के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण बनेगा, और किसी भी बदलाव के लिए विधानसभा की मंजूरी जरूरी होगी। इन 10 प्रमुख वादों को देख के लगता है कि ये वही
वो जनाधिकार, अति पिछड़ा जनाधिकार संकल्प पत्र है जो कि राहुल गांधी ने इन सब अपने साथियों की सूची, जब कांग्रेस का महाधिवेशन चल रहा था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, तब उन्होंने जारी किया था। ये उसी की हाइलाइट्स हैं। इसके साथ में लोगों को नौकरी देने का उनका वायदा जो है, जीविका दीदियां हैं उनके लिए जो उनका वायदा है, ये सब वायदे तो अलग से हैं इसके अलावा। तो ये 10 जो वायदे मैंने आपके सामने गिनाए हैं, इन 10 वायदों का मकसद ये है कि वो एनडीए के एक खास जनाधार में सेंध लगाना चाहते हैं। जो राहुल गांधी की सामाजिक न्याय की जो राजनीति है, उसका पूरा असर इसके ऊपर है। आज तक कभी भी राष्ट्रीय जनता दल ने अपने लंबे इतिहास में, चाहे वो चुनाव जीता हो चाहे वो हारा हो, कभी भी ईबीसी वोट प्राप्त करने के लिए इस तरह का घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। ये पहली बार हो रहा है। ये घोषणा पत्र जारी करने की रणनीति तो वो पहले से बना रहे थे। लगातार संविधान पर हमला वो चाह रहे थे, दलित और पिछड़े वर्ग में वो अपनी पैठ बना पाए। बिहार में जो दलित वर्ग है उसका रुझान आपके हिसाब से किधर जाएगा? दलित वर्ग क्या एनडीए के साथ रहेगा, एनडीए गठबंधन के संग रहेगा? संविधान की जो बातें हो रही हैं, क्या रहेगा? अगर कागजी तौर पे देखा जाए तो मैं मानता हूं कि बिहार का दलित वर्ग अभी एनडीए के साथ रहेगा। मुझे ऐसी कोई बात नहीं दिखाई पड़ती इससे मुझे लगा कि वो महागठबंधन में लौट आएगा। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा लेकिन भी जुड़ा हुआ है, और वो लेकिन ये है कि ये जो मैंने आपको 10 प्रमुख वादे महागठबंधन के घोषणा पत्र के बताए, इसमें साफ लिखा हुआ है कि ईबीसी, एससी, एसटी और ओबीसी परिवारों को गांव में 5 डेसिमल और शहर में 3 डेसिमल जमीन दी जाएगी। साथ में निजी स्कूलों में भी आरक्षण की सुविधा इन सब वर्गों के लिए दी गई है। निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आरक्षण की सुविधा इन सब वर्गों के लिए दी हुई है। सरकारी कॉलेजों आरक्षण में तो आरक्षण पहले से है ही, निजी क्षेत्र में भी दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो एक नई जमीन भी ये तोड़ता है। तो ये चीजें जो है पहली बार बिहार की जनता के सामने महागठबंधन पेश कर रहा है, और अगर जितनी वो समझते हैं उतना ना हो के उससे कुछ कम भी प्रभाव पड़ा इसका, तब भी ये बहुत मुश्किल होगा एनडीए के लिए महागठबंधन को जीत से रोकने में उनको काफी मुश्किल होगी। अगर इसका या तो बिल्कुल इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, अगर कोई असर नहीं पड़ेगा तो 2020 के आसपास का नतीजा फिर से आ जाएगा। अगर कुछ थोड़ा बहुत भी इसका असर पड़ा तो वो नतीजा बदल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 2020 में तो तेजस्वी बिल्कुल आधा कदम ही पीछे थे भाजपा से। हाँ, बिल्कुल बॉर्डर से आके शायद जीत लौट गई थी। जब चुनाव की घोषणा हुई थी, जिस समय तक चुनाव आयोग तो अपना सब काम कर चुके थे, साहब के कहने पर, साहब के इशारे पर वोट चोरी का मुद्दा गूंज रहा था। आपको लगता है कि तब चुनाव क्या एनडीए के पक्ष में ज्यादा था या अब ज्यादा है? और बीच में जो मजबूती दिखाई दी राहुल तेजस्वी की, वो बड़ी है, कम हुई है, और अब फिर से राहुल मैदान में आ गए हैं? जब बिहार में चुनाव की चर्चा शुरू हुई थी उस वक्त एनडीए आगे था, और मैं ये मानता हूं कि थोड़ा अच्छा खासा आगे था। फिर महागठबंधन ने वापसी की वोटर अधिकार यात्रा के जरिए, और फिर तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा के जरिए महागठबंधन ने वापसी की। वो बराबर आने लगा उसके। फिर महागठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर जो गड़बड़झाला हुआ, उससे महागठबंधन की थोड़ी किरकिरी भी हुई, लेकिन उस किरकिरी को राहुल गांधी और तेजस्वी ने मिलकर सुधारा। फिर तेजस्वी का नाम घोषित किया गया मुख्यमंत्री पद के लिए, फिर मदन सैनी का नाम घोषित किया गया उप मुख्यमंत्री पद के लिए। बिल्कुल ईबीसी के लिए स्पष्ट रूप से संदेश, केवल यही 10 वादे नहीं है, आपने उनका उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान भी कर दिया है। फिर 2 अन्य मुख्यमंत्री बनाने का इशारा तेजस्वी ने किया, इसमें एक मुसलमान हो सकता है। ये सारे काम करके जो है ना, तेजस्वी यादव ने उस थोड़ी काफी रिकवरी की है वहां पर। तो इसलिए मैं कहता हूं कि लड़ाई इस वक्त बराबर की है। अगर ये लोग नहीं काम करते तो एनडीए आगे होता। अबे जी, 2 स्थितियों पे विचार करते हैं। अगर एनडीए जीतता है, बिहार में सरकार बनती है, तो खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर क्या असर पड़ेगा? पहला सवाल। और अगर बिहार चुनाव हारते हैं तो फिर मोदी की कुर्सी पर इसका क्या असर पड़ेगा? दोनों स्थितियों देखिए, में अगर बिहार चुनाव एनडीए हार जाता है, जिसकी संभावना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं हार ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती,
लेकिन इसकी संभावना है कि एनडीए वहां चुनाव हार जाए। तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री पद पर 2029 तक बने रहना काफी मुश्किल हो जाएगा, बावजूद इसके कि अभी तक आरएसएस और बीजेपी के पास उनका कोई विकल्प नहीं है। फिर बहुत सारी ऐसी शक्तियां एनडीए के भीतर और भाजपा के अंदर सक्रिय हो जाएंगी जो नरेंद्र मोदी की टांग खींचेंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दावेदारियां और मजबूत हो जाएंगी। फिर नरेंद्र मोदी के लिए पार्टी पर जो नरेंद्र मोदी ने अभी तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उम्मीदवार की घोषणा अध्यक्ष पद के लिए रोके रखी है, फिर हो सकता है कि तुरंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अध्यक्ष पद की घोषणा अपने मन का उम्मीदवार वहां पर आरोपित कर दे। तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं शुरू हो जाएंगी बिहार चुनाव में अगर पराजय होती है एनडीए की। तो देखिए, बिहार चुनाव में एनडीए की पराजय तभी होगी जबकि वास्तव में जमीन पर नीतीश भाजपा सरकार के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी होगी। देखिए, इनकी पराजय होगी, तगड़ी पराजय होगी। आप इसे मार्जिनल डिफीट मत मानिए होगी, या तो होगी नहीं पराजय, और पराजय होगी तो बिल्कुल स्पष्ट पराजय होगी। और जिस तरह जिस तरह लालू यादव ने 1995 में एक स्पष्ट बहुमत हासिल किया था, उस तरह का स्पष्ट बहुमत राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन हासिल करेगा। और अगर जीतते हैं एनडीए गठबंधन तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि आज जो सूचना आई थी, बड़ी चौंकाने वाली खबर थी। बीजेपी के अंदर चर्चा चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ की रैलियों को रोका गया है। केशव मौर्य वहाँ के इंचार्ज हैं। नीतीश के खेम का कहना है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह की सभाएं कर रहे हैं उससे बीजेपी को और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा हिंदू मुसलमान गोलबंदी करने में। तो अगर ऐसी स्थिति में वो जीतते हैं चुनाव, तो क्या उत्तर प्रदेश में जो जंग चल रही है, योगी बनाम केशव मौर्य, योगी बनाम ब्रजेश पाठक, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आंतरिक विद्रोह चल रहा है। एक बात बड़ी पहले कही गई थी योगी आदित्यनाथ को बुलाकर कि जनता सरकार चुनती है कि किसकी सरकार आएगी, लेकिन मुख्यमंत्री विधायक चुनते हैं। और इस समय जो विधायक है वो दिल्ली के इशारे पे, इसमें कोई शक नहीं, दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली के इशारे पे। तो अगर मोदी जी प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनाते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश में भी राजनीति में जलजला आ सकता है? देखिए, नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि एनडीए को कोई प्रचंड बहुमत प्राप्त हो, उसकी सरकार बन जाना काफी है। सरकार बन जाती है और भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना देती है और नीतीश कुमार पलटी नहीं मारते। तीन बातें हैं: सरकार बने यानी बहुमत प्राप्त हो, भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना दे और नीतीश कुमार उससे नाराज होकर पलटी न मारे। अगर ये तीनों काम हो गए तो उससे नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे और योगी आदित्यनाथ उससे कमजोर होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी संदेश जाएगा कि मोदी के बिना और कोई चारा नहीं है। संघ भी अपने पत्तों, कौन सा पत्ता खेले कौन सा पत्ता ना खेले, इस बात पर पुनर्विचार करेगा। लेकिन अगर उसकी तो हम लोग चर्चा पहले कर ही चुके हैं कि क्या होगा। ये जो अमित शाह की रणनीतियां हैं बिहार में, आप मानते हैं इस चुनाव में थोड़ा सा वो दब गई हैं, थोड़ा कम असर डालनी है? वरना जो व्यू रचना करते थे अमित शाह, उसमें आमतौर पे जाल में लोग फंस जाया करते थे। नहीं, अमित शाह ने व्यू रचना की है, मैं मानता हूं अमित शाह ने व्यू रचना की है। और उन्होंने बड़ी होशियारी से इस बात पे जोर नहीं दिया कि हम टिकट बंटवारे में महाराष्ट्र का मॉडल लागू करेंगे। जो भाई महाराष्ट्र में जो टिकट बंटवारा हुआ तो अमित शाह गए थे और सब उन्होंने घटक दलों को बुला कहा कि आपको ये मिलेगा और भाजपा इतनी सीटों पे लड़ेगी और आपके भी उम्मीदवार कुछ भाजपा के होंगे, ये सब करके अमित शाह ने किया था और डांट डपट दिया था इन लोगों को सबको। और उसी वक्त तय कर दिया था अमित शाह ने एक तरह से कि अगर चुनाव में परिणाम उनके पक्ष में रहा तो भाजपा के उम्मीदवार, भाजपा के विधायक बहुत ज्यादा होंगे, उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये सब तो अमित शाह पहले वहां सेट कराए थे। अमित शाह समझ गए थे कि बिहार महाराष्ट्र नहीं है, यहाँ पर वो टिकट बंटवारे का मॉडल लागू नहीं हो सकता। वो नीतीश को मजबूर नहीं कर सकते कि नीतीश की पार्टी से भाजपा के उम्मीदवार लड़े, ठीक है। चिराग को मजबूर कर सकते थे, तो चिराग की पार्टी से भाजपा के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। तो अमित शाह जो एजेंडा लेकर आए थे, उस एजेंडे को उन्होंने बिहार में एनडीए की राजनीति में लागू किया है। वो एजेंडा सफल होगा कि नहीं होगा तो बिहार के मतदाता तय करेंगे, लेकिन अभी चल अमित शाह की ही रही है। क्या लगता है आपको, ये जो राजनीति अंदर बीजेपी के अंदर हो रही है, अगर बिहार में एनडीए हारता है तो भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक बुलाने पे भी बातचीत हो सकती है कि भैया
संसदीय दल की बैठक बुला लो, एक बार जिक्र हो जाए, कुछ चर्चा हो जाए, ये सब भी हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी। वो तो मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को बुलाएंगे या खुद दिल्ली चले आएंगे और उनसे कहेंगे कि भाई अब आप अपना बता दीजिए आप किस दिन छोड़ेंगे, अब आपके आराम करने का समय आ गया है, वानप्रस्थ का समय आ गया है। और वो रिटायरमेंट वेदों का। हाँ, और वो भारतीय परंपरा में लिखा हुआ भी है। तो वानप्रस्थ आप की लीजिए अपना और दूसरे को किसी को मौका दीजिए। तो अब देखिए मोदी जी उस पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं। मोदी एक प्रतिक्रिया कर सकते हैं कि नहीं छोड़ेंगे, जाओ करते बने तो कर लो। दूसरी प्रतिक्रिया मोदी जी की ये होगी कि भाई हम ठीक है, हम जा रहे हैं लेकिन हमारी जगह इसको अमुक को बना दो, आपको क्या लगता अमित है कि शाह को बना दो। मोदी जी किसको कहेंगे, योगी आदित्यनाथ को या अमित शाह को? अमित शाह कहेंगे, लेकिन मोदी जी पहले तो कहेंगे हम नहीं जा रहे हैं, आपको जो करते बने सो कर लो। इन सब बातों के बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात गायब हो गई कि ये बनेगा भी या नहीं बनेगा, जेपी नड्डा जी की लॉटरी चलती रहेगी। जेपी नड्डा की लॉटरी नहीं चल रही है, अमित शाह की लॉटरी चल रही है। जेपी नड्डा तो जब उनका कार्यकाल वास्तव में था तब भी वो अध्यक्ष नहीं थे, तब भी अध्यक्ष अमित शाह ही थे। जेपी नड्डा काम केवल अमित शाह के निर्णयों पर मोहर लगाना और दस्तखत करना भर है। अमित शाह पहले भी अध्यक्ष थे, आज भी अध्यक्ष हैं। सवाल ये है कि आगे अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सवाल है। अच्छा, टीवी चैनलों की मजा आ जाती है, जब वो जीत जाती है बीजेपी तो मोदी का चेहरा लगा देते हैं, देखो मोदी की प्रचंड जीत, मोदी की प्रचंड जीत। हारते हैं तो जेपी नड्डा का चेहरा लगा देते हैं। हाँ वो ठीक है, जेपी नड्डा के दरवाजे पे ठीकरा फोड़ दिया जाता है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि किसकी हार है किसकी जीत है। मोदी पे हार की जिम्मेदारी डालना उन लोगों के लिए उन लोगों को राजनीतिक रूप से नुकसानदेह लगता है, मोदी विरोधियों को भी नुकसानदेह लगता है, क्योंकि लगता है कि सत्ता इसी व्यक्ति की वजह से है। भाजपा में मोदी विरोधियों को भी यकीन नहीं है कि अगर मोदी हट जाएंगे तो क्या सत्ता बनी रहेगी। लगता है कि सत्ता सब लोग वंचित हो जाएंगे। अभी सब सत्ता का मौज कर रहे हैं, तो मोदी जी जो कर रहे हैं वो गलत सही काला सफेद वो सब चल रहा है। एनडीए की सरकार बन जाती नहीं बन पाती है, अगर मान लीजिए, तो नीतीश के सांसदों का क्या होगा? वो समर्थन करते रहेंगे मोदी को? वो तो सब देखिए उस वक्त की परिस्थिति पर निर्भर करता है। इस सांसद व्यक्तिगत रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब हवा का रुख साफ हो जाता है, लोगों को दिखने लगता है कि भाई हवा किधर बह रही है। अगर नीतीश कुमार को, उनके सांसदों को, उनकी पार्टी को, खुद उनको, उनके बेटे को और उन ललन सिंह वगैरह ऐसे लोगों को जो भाजपा में घुसे हुए हैं, एक पैर इनका भाजपा की नाव में है, उन सबको को लगने लगेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर हवा एनडीए के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ चल रही है, तो उनको बदल जाने में एक पल नहीं लगेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन की सीटें आ गई तो नीतीश बनेंगे या नहीं बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। मैं बता रहा हूँ नीतीश इसी शर्त पे बन सकते हैं कि उन्हें जो सीटें मिली हैं उन सीटों में वो कम से कम 60-70% का स्ट्राइक रेट निकालें। अच्छा, मान लीजिए नीतीश को ये नहीं बनाते हैं तो एक ही स्थिति बन सकती है कि नीतीश तेजस्वी को समर्थन कर दें। वो तो इस पर डिपेंड करता है कि क्या नीतीश के समर्थन से तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्या तेजस्वी के पास इतनी सीटें होंगी कि वो नीतीश के समर्थन से, वो तो उस वक्त क्या मैथमेटिक्स, उस वक्त की गणित क्या होगी उस पर निर्भर करेगा। हालांकि संभावना हो सकती है ये भी हो जाए। सब कुछ हो सकती है। मैं देखिए भाजपा के लिए भी ज्यादा सुरक्षित यही होता आज की तारीख में कि अभी वो कहती है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, गलती तो कर ली। भाजपा के लिए ये दांव ज्यादा सुरक्षित होता। फिर बाद में अगर नीतीश कुमार की बहुत कम सीटें आती और भाजपा की बहुत ज्यादा सीटें आती, तब भाजपा ये प्रस्ताव रख सकती थी कि भाई आपकी तो बहुत ही कम सीटें आई हैं, आप क्यों, हम लोकतंत्र का तकाजा है कि हमारे लोग मुख्यमंत्री बने, आप बहुत बन चुके हैं मुख्यमंत्री, तब भाजपा ये सौदा करती उनसे। लेकिन भाजपा ने अभी से ही नीतीश कुमार के नाम पर कट्टा लगा दिया है, क्रॉस लगा दिया है। बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दी, बातचीत की। थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।